सर्वे भवन्तु सुखिनां सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कच्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट राजीव कुमार आज आपके लिए बना रहा हूँ वीडियो भारत में भ्रष्टाचार मुर्दाबाद। तो भ्रष्टाचार मुर्दाबाद पर ये वीडियो मेरी पहली वीडियो है। इससे पहले कोई वीडियो भ्रष्टाचार पर मैंने नहीं बनाई है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस वीडियो में मैं आपको जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल यूनिक होने वाली हैं और वो आपके जीवन में काम आने वाली बातें हैं। और ये सब जो मैं भ्रष्टाचार मुर्दाबाद पर बता रहा हूँ ये सब मेरे अनुभव से और मेरे ज्ञान से जो मेरी समझ में आया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और इससे आपको बहुत ही मदद करने वाली है, मिलने वाली है। मेरा एक दोस्त है, उसका कहना है कि भ्रष्टाचार में जो है भारत बहुत पीछे है और जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है उसमें जो है ये बहुत मतलब 85वें स्थान पर आता है। तो इस तरह से जो है भारत में भ्रष्टाचार ज़्यादा है, जबकि मेरा कहना है कि भारत में जीरो टॉलरेंस अबाउट करप्शन है और भ्रष्टाचार की यहाँ पे मतलब जीरो करप्शन इन इंडिया है। लेकिन वो उसका मत मेरे से अलग है। उसका कहना यह है कि नहीं, भारत में अगर जीरो करप्शन इन इंडिया तो नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर यहाँ पर इतने सारे मतलब भ्रष्टाचार विरोधी संगठन सरकार ने बनाए हुए हैं, जैसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है और आपका CBI है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। ये सब भ्रष्टाचार की जांच के लिए बनाए हुए संगठन हैं, तो ये इनकी ज़रूरत ना पड़ती। लेकिन मैंने जो उनसे समझाया कि भाई मेरा तो मानना ये है कि जीरो करप्शन इन इंडिया है, तो उसका आधार ये है कि भाई मुझे करप्शन का कहीं सामना करना नहीं पड़ा है। जब मैं कॉलेज में था तो जो है वहाँ पे एक दो बार किसी ने जो है अपने साथी के बच्चे को मेरे से अधिक नंबर दे दिए, लेकिन वो इस तरह का करप्शन तो है नहीं जिसमें कोई सज़ा दी जाए। तो करप्शन तो वो है जिसमें जो है किसी व्यक्ति को सज़ा दी जा सके, और इसलिए जो है करप्शन मैं मानता हूँ कि भारत में मेरे विचार से जीरो करप्शन इन इंडिया है। अब उसका मेरे दोस्त का कहना ये है, नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप इतने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, यहाँ पे चारा घोटाला रहा है, यहीं पे बोफोर्स तोप घोटाला रहा है और टेलीकॉम घोटाला रहा है। अगर ये घोटाले हैं तो यहाँ करप्शन भी है, ये मेरे दोस्त का मानना है। तो मैंने हालांकि मैं उससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं स्थिति में नहीं हूँ कि भाई मैं इन घोटाले की जांच करूं और इनके बारे में जान पाऊं। ये तो जो है हमारी न्यायपालिका ही बता सकती है कि क्या मतलब घोटाला या क्या जो है वहाँ पे भ्रष्टाचार है। अब जो है मेरा मानना ये है कि अगर आप किसी कंपटीशन में हिस्सा लेते हो और आपने जो है 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर अटेंड किया है और आपके 100 में से नंबर दिए जा रहे हैं और 80 नंबर आ जाते हैं, तो फिर वहाँ करप्शन कहाँ है? वहाँ तो बिल्कुल ओके है। लेकिन मेरे दोस्त का कहना यह है कि करप्शन मतलब ऐसी जगह किया जाता है जो किसी को दिखाई ना दे। जैसे जो है आपको इंटरव्यू में नंबर कम दे दिए जाएंगे और जहाँ तो जो है वहाँ पे आपको जो उनका नेपोटिज्म है, नेपो किड्स हैं, उन्हें नंबर ज़्यादा दे दिए जाएंगे और वे जो है एक तरह से आपसे ज़्यादा सफल हो पाएंगे और आपसे आगे सफल हो पाएंगे। लेकिन मैंने देखा है कि जो है हमारे यहाँ मेरे बहुत सारे दोस्तों की, मेरे परिवार में जो है मेरे खुद कई रिश्तेदारों की जो है सरकारी नौकरी मतलब विदाउट यानी करप्शन लगी है। तो मैं ये बात स्वीकार करने में असहमत हूँ कि भाई ऐसा कुछ रहा होगा या होता होगा। इवन जो है मैंने UPSC में भी देखा है कि जो है वहाँ पे जो 1000 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं सिविल सर्विस के लिए, उनका प्रॉपर जो है रिटन कंपटीशन होता है। उसके बाद ये उनकी मेरिट तैयारी होती है और उसमें जो है कोई भी ऐसे जो कंडक्ट सेलेक्ट नहीं होते हैं वो फिर अगले साल तैयारी करते हैं। अगले सालों में अच्छी तैयारी करते हैं तो वो ज़्यादा नंबर ले पाते हैं और जो है फिर सेलेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए जहाँ तक आपका सरकारी नौकरी में प्रवेश की बात है तो उसमें तो कहीं कोई करप्शन मुझे दिखाई नहीं दिया है, खासकर केंद्र सरकार की नौकरियों में। और आपकी यूनियन टेरिटरी अर्थात दिल्ली सरकार, स्पेशली दिल्ली सरकार की नौकरियों में तो इस तरह का कोई करप्शन मुझे कहीं पे दिखाई नहीं दिया है। और साथ ही में उत्तर प्रदेश से मेरा जो है पेरेंटल हाउस है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में भी इस तरह का कोई करप्शन मैंने जब से मेरा जन्म हुआ है मैंने कोई देखा नहीं है।
उससे पहले कभी कोई रहा हो तो मैं कह नहीं सकता हूँ। हालांकि जो है मेरी खुद माताजी जो है सरकारी नौकरी में हेडमास्टर रिटायर हुई और उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में नौकरी की। तो वो उन्होंने 37 साल नौकरी की। तो मैंने उनके मुँह से भी ऐसा कहीं नहीं सुना है कि भाई जो है कहीं कोई जो है करप्शन जैसी चीज़ें हैं। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि भाई ऐसा है ट्रांसफ़र पोस्टिंग के में भी जो है करप्शन होता है और उसमें जो है लोग बाग बहुत सारे पैसे खाते हैं। और ऐसे मेरा दोस्त भी कहता है कि जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पैसे दिए जाते हैं और वो भी एक करप्शन का प्रकार है। लेकिन जिस प्रकार को आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं, उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो आप कैसे उसे जो है करप्शन का नाम दे सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि मेरा तो मानना यही है कि ज़ीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन ने जो इसे सरकार का भी एक मोटिव रहा है, उससे तो सर करप्शन मुझे कहीं दिखाई दे नहीं रहा है। और मैंने अपनी लाइफ में भी वैसे कहीं पे जो है कोई करप्शन की बात सुनी नहीं है। हालांकि घोटाले हम सुनते रहे हैं, लेकिन जब तक प्रत्यक्ष मेरे सामने चीज़ें ना आ जाए मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये करप्शन है। अब लोग बाग कहते हैं जी ये आपके कोर्ट कचहरी और थानों में करप्शन की बहुत ही मतलब करप्शन बहुत ही ज़्यादा है। और इसमें महात्मा गांधी का जी का भी ये कहना था कि गरीब को ये जो ब्रिटिश न्यायपालिका है, ब्रिटिश थाने हैं, यहाँ से कभी न्याय मिल ही नहीं सकता है। तो इस तरह का ये मेरे दोस्त का भी ये कहना है। लेकिन मेरा ये अलग बात है, आज के टाइम में मैंने ऐसे बहुत सारे केस देखे हैं जिसमें जो अपना आप को गरीब लोग कहते हैं उन्हें न्याय मिलता है। और ये हमारी न्यायपालिका एक प्रहरी की तरह हमारे सभी नागरिकों के हित की रक्षा कर रही है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। और जो भी न्यायपालिका के द्वार पहुंचता है उसे न्याय ज़रूर मिलता है। तो ये कहना कि भाई जो है भारत में हर जगह करप्शन है, ये बहुत ही मतलब अनुचित बात है। और मैं ऐसे लोगों से अक्सर डिबेट कर लेता हूँ कि मुझे बताइए कि आप करप्शन कहाँ है। कुछ लोगों का कहना है जी ऐसा है, ये करप्शन ये स्पीड मनी का काम करता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को काम नहीं हो रहा है सरकारी विभाग में, तो उसे अगर स्पीड मनी दे किसी अधिकारी को तो उसका काम तेज़ी से हो सकता है। तो काम तो उसका होना ही है। अगर जो है होने वाला काम हो गया एज पर रूल, मैंने ऐसा कोई कर्मचारी नहीं देखा जिसने कभी रूल के अगेंस्ट काम किया हो। हर कर्मचारी को पता होता है कि उसे रूल के अनुसार ही काम करना है। अगर वो रूल के अगेंस्ट काम करेगा तो खुद उसका मिसकंडक्ट होता है, तो सरकारी कर्मचारी को डिसिप्लिन इंक्वायरी के द्वारा उसे दंडित किया जा सकता है। और आपने देखा भी होगा कि अक्सर अखबार में आप पढ़ते रहते हैं कि जो है पुलिस विभाग में बहुत सारे लोग लाइन हाजिर कर दिए गए, सस्पेंड कर दिए गए। तो ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है जो अपनी नौकरी दांव पे लगा के जो है और इस तरह के भ्रष्टाचार में शामिल हो और भ्रष्टाचार के थ्रू अपनी नौकरी गंवा दे। उसे प्रॉपर सैलरी मिल रही है तो उसे भ्रष्टाचार करने की मुझे लगता नहीं है कि कोई आवश्यकता है। तो मैंने खुद जो है, हालांकि मैं शिक्षा विभाग में ज़्यादा रहा हूँ, तो प्रशिक्षण विभाग में तो वहाँ पे जो है करप्शन का कोई स्कोप लगता नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं जहाँ पब्लिक डीलिंग होती है, जैसे फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट हुआ, PWD डिपार्टमेंट हुआ, इनमें जो है ज़्यादा करप्शन होता है। क्योंकि ये जो लोग पब्लिक डीलिंग करते हैं और इनके पास ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे जो है ये पब्लिक को परेशान करके फिर उनसे ये कन्वीनियंट शुल्क के नाम पे रिश्वत आदि लेते हैं। लेकिन मैंने खुद ऐसे कई बार देखा है कि कहीं अपने डिपार्टमेंट में भी, अन्य विभाग में भी, कि केवल जो है 4-4 हज़ार की रिश्वत के बाद लोगों को डिसमिस कर दिया जाता है। उन्हें नौकरी के लाले पड़ जाते हैं और उनकी नौकरी में फिर उनके लिए कुछ बचता नहीं है। उन्हें केवल उनका जो GPF आदि मिलता है, बाकी जो बेनिफिट होते हैं वो उन्हें मिलते नहीं हैं। तो ऐसे कौन जो है रिश्वत लेके अपनी नौकरी दांव पे लगाएगा। तो जहाँ तक ईमानदारी की बात है, हमारे यहाँ तो ईमानदारी की पुराने समय से बहुत ही परंपरा रही है और यहाँ पे नैतिकता और ईमानदारी का हमेशा से बोलबाला रहा है। लेकिन जो है मेरा जो जिससे मेरी डिबेट हुई वो इस दोस्त का ये कहना है कि भारत में जो है करप्शन कोई आज से नहीं है, बहुत पुराने समय से है। और जो पहले आपकी वर्ण व्यवस्था थी वो एक तरह से करप्शन मुक्त थी। उसमें कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को उसके प्रशिक्षण दे के क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य वर्ण का बना सकता था और वो खुद भी उस वर्ण का बन सकता था और वो उसकी चॉइस थी। लेकिन जो है ये करप्शन का ही कारण था कि ये जो है जो वर्ण थे उन्हें जो बाद में
जातियों में बदल दिया गया और जातियों के लिए भी जन्म को निर्धारित कर दिया गया कि वो जन्म से ही जाति किसी भारतीयों में भी क्या किसी हिंदू की हो पाएगी। अब तो जो जहाँ तक भारत का सवाल है, जब से 15 अगस्त 1947 से भारत आज़ाद हुआ है, तो उसके बाद तो हर भारतीय को समान कानून है। और जो आर्टिकल 19F है उसमें जो प्रोफेशन की आज़ादी है, एक व्यक्ति इसी जन्म में 4 तरह के प्रोफेशन भी अपना सकता है, वो उसकी चॉइस पे डिपेंड करता है। तो आज के टाइम में तो ये कोई ना तो कोई वर्ण व्यवस्था का भेदभाव है, ना ही कोई जाति व्यवस्था का भेदभाव है। जो है अगर कोई पुराने समय से रहा है तो उसका जो इंटरेस्ट है वो लोग बाग आज निकल ले रहे हैं, और उसमें जो है सरकार भी दे रही है उस चीज़ को। वो आरक्षण व्यवस्था भी लागू है। जो सामाजिक रूप से पिछड़े लोग हैं उन्हें जाति के आधार पर आरक्षण दिया गया है। जो सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड लोग हैं उन्हें जाति के आधार पर आरक्षण या SC ST OBC में दिया ही जा रहा है। इसके अलावा जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं उन्हें भी उस बैकवर्डनेस के आधार पर 10% का रिजर्वेशन दिया ही जा रहा है। तो ये तो एक एक्स्ट्रा टेंशन टू इम्प्रूव कंडीशन ऑफ वीकर सेक्शंस है। तो इसे जो है करप्शन नहीं कहा जा सकता है। ये तो एक संवैधानिक प्रावधान है, एक संविधान की व्यवस्था है। तो जहाँ तक करप्शन की बात है, कुछ लोगों का ये कहना है जी करप्शन का खाली रिश्वत से संबंध नहीं होते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभा रहा है तो वो भी एक तरह से करप्ट ही है। तो अगर कोई ड्यूटी नहीं निभा रहा है तो उसके लिए हमारे उसमें व्यवस्था भी है। तो आप देख सकते हैं कि जो ड्यूटी सही नहीं निभाता है उसे अक्सर उसका पनिशमेंट देकर सुधार दिया जाता है। और उसके लिए हमारे जो रूल्स हैं, जो हर सरकार में, जैसे केंद्र सरकार के सीसेस कंडक्ट रूल्स 1964 है, सीसे रूल्स 1965 है, उसके द्वारा कार्रवाई करके उसे अनुशासन में ला दिया जाता है। तो ये कहना कि भाई जो है वो करप्शन है, वो ठीक नहीं है। वो अगर कोई डिलिंक्वेंट है, कोई जो है उनके रूल के अनुसार नहीं काम कर रहा है तो उसे सुधारने का तरीका है, उसे विभाग सुधारता है। जहाँ तक जो है आम जनता के बीच है, लोगों का कहना है कि जो है जो सरकारी संस्थान जैसे जेल हुआ वहाँ पे बहुत करप्शन है, और आपका जो ये कोर्ट कचहरी है यहाँ पे भी करप्शन है। वकील जो है बहुत ज़्यादा अनावश्यक फीस लेते हैं। तो जहाँ तक वकील की बात है, वकील के लिए कोई जो सरकारी नियम हैं, जो कंडक्ट रूल्स हैं, उसके अनुसार ही वकील साहब की आपसे फीस, क्लाइंट से फीस लेते हैं। तो ये कहना कि भाई ये वकील साहब जो है करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि कुछ वकील कहते हैं जी मैं आपको ये निश्चित रूप से जो है आपको रिलीफ दिला दूंगा, तो या जो है कुछ लोग कहते हैं जी मैं 100% आपको रिलीफ दिला दूंगा, तो वो इसलिए करप्शन की वजह से क्या बातें हैं। तो ये इस बात का मुझे लगता है कि इसमें कोई मतलब सत्य नहीं है। कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हैं कि जिसमें जो है आपको पता है, मान लिया कोई ऑफेंस है जिसमें केवल 1000 रुपये का जुर्माना होना है, तो और आपको नहीं पता है वो चीज़, और वकील कह रहा है जी आपको रिलीफ दिला दूंगा, तो 1000 रुपये का जुर्माना भर के वो जो है आपको रिलीफ दिला देता है। तो इसमें करप्शन रहा है। तो जो है मेरा कहने का मतलब ये है कि जो रूल के अनुसार ये भारत के सभी नागरिक चल रहे हैं, और जो ये रिपोर्ट हैं, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, फलाना इंटरनेशनल, ये जो है एक तरह से भारत को डिग्रेड करने के लिए ऐसी रिपोर्ट बनाते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा ईमानदार लोग रहते हैं, और भारत में जो 140 करोड़ लोग रहते हैं उनमें सभी ईमानदार हैं। और जो है वो अगर कोई किसी में कोई कमी भी है तो उसे प्रशिक्षण के द्वारा, शिक्षण के द्वारा ईमानदार बनाया जा सकता है। और ये हमारा इंटरनल मामला है, इसमें जो है हम अपने नागरिकों को ईमानदार बनाने की ट्रेनिंग देते रहते हैं। तो इसमें जो है दूसरे देशों की रिपोर्ट पे हमें भरोसा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और हम मान सकते हैं कि जो भ्रष्टाचार है वो मुर्दाबाद था, और मुर्दाबाद है, और मुर्दाबाद रहेगा। और यहाँ पे तो नैतिकता के बहुत बड़े बड़े पैमाने हमारे देश में रहे हैं। आपको मैं इस बात के आप खुद भी देख सकते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पे जो केवल सरकारी नौकरियों में भी आपने देखा होगा कि जो ईमानदार लोग होते हैं उन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी दिया जाता है। और इसी तरह जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें भी उन्हें ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। जो लोग ईमानदार होते हैं और जो अपने कार्य के प्रति समर्पित होते हैं उसमें सम्मान दिया जाता है। और हर 26 जनवरी पर आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को पद्म श्री, पद्म विभूषण और जो आपका ये इवन जो है भारत रत्न जैसे सम्मान दिए जाते हैं। और
सेना में भी शौर्य चक्र, अशोक चक्र, इस तरह के बड़े सम्मान दिए जाते हैं। तो ये सब ये बताने के लिए ज़रूरी है कि जो है हमारे देश में जो है एक ईमानदार लोगों की पूरी फौज है। इनकी कोई गिनती नहीं हो सकती। अनगिनत लोग हमारे देश में ईमानदार हैं। और ये कि कुछ लोगों का ये कहना है जी, ये भ्रष्टाचार तभी ख़त्म हो सकता है जब ये धरती दोबारा से निर्मित हो, दोबारा से यहाँ पे मतलब एक दोबारा से सभ्यता विकसित हो। लेकिन मेरा उन लोगों से असहमति है, क्योंकि ऐसी चीज़ें केवल हाइपोथेटिकल हैं, कपोल कल्पना है, और उनका कोई हमारे समाज से लेना देना नहीं है। और करप्शन की स्थिति में जहाँ तक बहुत ही ज़्यादा सुधार है आज की डेट में। आपने देखा होगा कि डायरेक्ट ट्रांसफ़र स्कीम है, और उससे जो है लोगों को सब्सिडी दी जा रही है, और किसानों को बेनिफिट हो रहा है। हमारे जो दिल्ली में जो बिजली पानी में राहत मिल रही है, वो बिल्कुल डायरेक्ट बेनिफिट है, उसके लिए कोई रिश्वत किसी नागरिक से नहीं ली जाती है। तो ये नहीं कह सकते हैं कि जो है करप्शन है। तो मेरा कहना है कि भ्रष्टाचार मुर्दाबाद है, और ईमानदारी व सदाचार जिंदाबाद है भारत में। तो इस प्रकार से जो अगर नंबर देने होंगे तो मैं सदाचार व ईमानदारी को ज़्यादा दूंगा, क्योंकि सदाचार और ईमानदारी से एक देश विकसित हो सकता है, और एक देश जो है तरक्की के पथ पे चल सकता है। और जहाँ तक ये घोटाले की बात है, तो इसके लिए पूरी प्रक्रिया है, जांच एजेंसी है, वो अपनी जांच करती रहती है। और ऐसे बहुत सारे घोटाले रहे हैं जिसमें जो साबित हुए हैं, और उनमें जो लोगों को सज़ा भी मिली है। तो यहाँ पे पूरी एक प्रक्रिया है। अगर कोई ईमानदारी से, सदाचार से अपना जीवन जिएगा तो उसे पुरस्कार मिलेंगे, और जो बेईमानी से जीवन जिएगा, या जो है भ्रष्टाचार के साथ जिसे या अपराध के साथ जीवन जिएगा, तो उससे सज़ा भी मिलेगी। तो इस प्रकार से पूरे रूल ऑफ लॉ हमारे देश में है, जिसमें कहीं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, और रूल के अनुसार ही सभी नागरिकों को रहना पड़ता है। और ये जो वाइट मैन थ्योरी थी, बर्डन थ्योरी थी, जिसमें उन्होंने कॉन्टिनेंटल थ्योरी उसमें कहा था कि हमारा मकसद है, ये वाइट मैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो धरती के अन्य लोगों को सिविलाइज बनाएं। तो अंग्रेज़ों ने जो यहाँ पे कानून छोड़ के गए हैं, तो उनके कानून उन्होंने खुद पे भी लागू किए थे, भारतीयों भी लागू किए थे। तो ये भारतीयों को जो है सिविलाइज बना रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इस मामले में हम कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों का योगदान भी रहा है कि उन्होंने भारतीयों को सिविलाइज करने में जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। अब आप देख सकते हैं कि अगर कोई किसी की हत्या करता है तो उसे फांसी या आजीवन कारावास की सज़ा होती है। तो इस प्रकार जो है अन्य लोगों को ये डर रहता है हमेशा ही कि भाई उन्हें कभी भी हत्या नहीं करनी है, किसी नागरिक को कभी किसी की हत्या नहीं करनी है। तो इस प्रकार से ये जो डिटरेंट का काम करता है, लोगों को सिविलाइज बनाने का काम करता है। और जो सोशल इंजरी है, उसके लिए सरकार प्रयास करती है, न कि जो है नागरिकों को कुछ करना पड़ता है। अगर कहीं कुछ चीज़ों में चेंज लाना होता है तो सरकार कानून में परिवर्तन करती रहती है। जैसे अभी 1 जुलाई 2024 से आपके जो पुराने IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट थे, उन्हें बदल के BNS, BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया गया है, और उसमें काफ़ी सुधार लाया गया है। इसमें कम्युनिटी सर्विस को भी जोड़ा गया है, और इन सब में न्याय जोड़ दिया गया है कि हम भारतीयों को न्याय देंगे, न कि उन्हें दंड देंगे। जैसा कि अंग्रेज़ों का पहले से ही उनकी फिलॉसफी ये रही थी कि भारतीय अनसिविलाइज हैं, बारबेरियन हैं, और इन लोगों को जो है दंड देकर ही सुधारा जा सकता है। तो इस चीज़ को हमारी इस वर्तमान सरकार ने सुधारा है। उनका कहना है कि हम अपने नागरिकों को न्याय देकर भी सुधार सकते हैं, ना कि दंड देकर। और हमारा मकसद जो है नागरिकों को न्याय देना है, ना कि जो है उन्हें दंड का डर दिखाना है। तो इस प्रकार इस पर मैं भ्रष्टाचार पर यही कहना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार के लिए हमारे यहाँ पर्याप्त कानून है, जिसके द्वारा जो भ्रष्टाचार करने की सोचता है उसे दंड दिया जाता है, और उसके बाद वो दंड लेने के बाद दंडित होने के बाद वो ईमानदार हो जाता है। तो यहाँ पर लोगों को दंड के द्वारा भी सुधारा जाता है, और कुछ को जो है शिक्षा के द्वारा सुधारा जाता है। ये तो हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे उनका भी कहना था कि अगर हम शिक्षा संस्थान खोलेंगे तो फिर जेलों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये जो हमारे डॉक्टर अम्बेडकर जी, उनका भी कहना था कि अगर हम अपने नागरिकों को शिक्षित करेंगे तो ये उनके लिए सबसे बड़ा धन होगा।
और हमारे यहाँ तो शास्त्रों में भी कहा गया है, न चोर हारिए न राज हारिए, न चोर हारिए न राज हारिए न च भारकारी वे करते व्रते एवं नित्यम विद्या धनम सर्धनम प्रधान। अर्थात ना तो चोर चुरा सकता है, ना जो है इसे राजा हार सकता है, और ना इसमें भार होता है, और इसमें जितना बांटते हैं उतना बढ़ता है। तो विद्या ऐसा धन है जो सभी धनों में प्रधान धन है। तो इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो जीरो टॉलरेंस और करप्शन है, उसके कुछ उदाहरण आपने देखे होंगे, जैसे जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से ये करप्शन के मतलब जो लोग का परसेप्शन रहता है वो भी ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा जो है वोटिंग मशीन में करप्शन की बात की जाती है, तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने कई बार विपक्षी दलों को और स्टेक होल्डर्स को बुलाया है कि वह आप प्रमाणित करें, तो वहाँ से करप्शन की जो दुहाई देते हैं वो से ख़त्म हो रहा है। वो उस चीज़ को जो है वो प्रमाणित नहीं कर पाए हैं, तो इस कारण ये न्याय हित में है कि कोई मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कोई गड़बड़ कभी नहीं है। तो मेरा कहना यही है कि जब तक आपके पास प्रमाण नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि सब कुछ भ्रष्टाचार है, हर जगह भ्रष्टाचार है। मेरा कहना यह है कि नो टॉलरेंस फॉर करप्शन की वजह से वे जो है भारतीयों के शुरू से ईमानदार होने की वजह से भारत में भ्रष्टाचार का कोई स्कोप नहीं है, और यहाँ पे जो कुछ होता है वो एज पर रूल होता है। और यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार अगर कहीं होता है तो उसका निदान है, उसका समाधान है। लेकिन जो है आप ये कहे कि हर जगह भ्रष्टाचार है, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। हाँ, और हमारे यहाँ तो भ्रष्टाचार मुद्दाबाद था, भ्रष्टाचार मुद्दाबाद है, और भ्रष्टाचार मुद्दाबाद है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँ। धन्यवाद, थैंक यू।